गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफ़ी के अंतर्गत हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। इससे पहले हमने स्थल मंडल का अध्ययन कर लिया था, वायुमंडल हम पढ़ रहे हैं। और इस वायुमंडल के अंतर्गत आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आर्द्रता और संघनन और वर्षा के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, आर्द्रता, संघनन और वर्षा के बारे में आज की बात करेंगे। देखिए, आर्द्रता कैसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। देखिए, हमने जब वायुमंडल का अध्ययन किया था, उसकी संरचना का अध्ययन किया था, तो हमने देखा था कि वायुमंडल के अंतर्गत 3 चीज़ें पाई जाती है। पहली चीज़ तो गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। दूसरी चीज़ धूल के कण, क्या पाए जाते हैं? धूल कण। और तीसरी चीज़ क्या पाई जाती थी? तीसरी चीज़ जो पाई जाती थी उसको कहते हैं जलवाष्प। क्या कहते हैं उसको? जलवाष्प। उसी जलवाष्प की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प को ही क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। और इस आर्द्रता को वैसे कहते क्या है? ह्यूमिडिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। उस ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं, आर्द्रता की, जो वर्षा करने में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? वर्षा करने में ये क्या होती है? सहायक होती है। वायुमंडल में औसत रूप से 2% आर्द्रता पाई जाती है। कितनी? संपूर्ण जो वायुमंडल है उसका 2% भाग में आर्द्रता पाई जाती है। और उसमें भी अगर वायुमंडल की मान लीजिए ये इतनी ऊंचाई है, तो इतनी ऊंचाई तक ही इसका 95% भाग पाया जाता है। वायुमंडल अगर इतना ऊंचा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मात्र इतने ही क्षेत्र में, यानी कि धरातल से 200-300 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही, मैंने ये भी ज़्यादा बता दिया आंकड़ा आपको, यानी कि क्षोभ मंडल मान लीजिए आप, क्षोभ मंडल लगभग 8 से 16 किलोमीटर ऊंचा है धरातल से। इतनी ऊंचाई में 95% आर्द्रता जो है वो पाई जाती है। कितनी? 95% आर्द्रता पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं हम और चीज़ों को, जो वायु में किसके रूप में होती है? वाष्प के रूप में उपस्थित होती है। किसके रूप में? वाष्प के रूप में, वही जल वाष्प के रूप में। प्रत्येक पदार्थ की तरह जल की भी कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ चाहे कोई भी हो, उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी कि बर्फ़। देखिए, पानी जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। अगर ठोस के रूप में है तो उसको हम कह देंगे बर्फ़, आइस। ठीक है। अगर गैस के रूप में है तो उसको कह देंगे हम जल वाष्प। क्या कहेंगे? जल वाष्प कहेंगे। और अगर द्रव के रूप में है तो उसको हम पानी कहेंगे। ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, सिंपल सी बात है। अगर ठोस के रूप में है तो उसको हिम के रूप में जानेंगे, बर्फ़ के रूप में जानेंगे। द्रव को द्रव के रूप में, पानी के रूप में जानते हैं, और वाष्प को हम जानते हैं। यही जलवाष्प अनुकूल परिस्थितियों में, अब अनुकूल परिस्थितियाँ कब होती है? अनुकूल परिस्थितियाँ कब होती है गुरुजी? अनुकूल परिस्थितियाँ जब होती है जब सूर्य का तापमान अधिक होता है, पार्थिव विकिरण अधिक होता है, तब अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संघनित होकर, संघनित का मतलब होता है जमना। क्या होता है? जम करके वर्षा, ओले और बर्फ़ के रूप में गिरता है। ये हम सभी जानते हैं। ठीक है। जब देखिए, ये समझिए आप, ये इस तरीके समझिए इसको। ये मान लीजिए कोई समुद्र वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है ये? समुद्र वाला क्षेत्र है। ये क्या भरा है इसमें? ये पानी भरा हुआ है। ठीक है। और यहाँ चमक रहा है सूर्य। क्या चमक रहा है? ये सूर्य। अब दिन का समय है। ठीक है, दिन का समय है तो क्या हो रहा है? देखिए, सूर्य से तापमान आ रहा है नीचे की तरफ। किधर आ रहा है? ये सूर्य से क्या आ रहा है? ये तापमान आ रहा है। अब तापमान जब सूर्य से आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, सूर्य से तापमान आ रहा है। लेकिन सूर्य से तापमान आने के साथ साथ इससे क्या हो रहा है?
यहाँ से विकिरण तो होता है, लेकिन यहाँ से क्या है, ऊपर की तरफ क्या जा रहे हैं, ये वाष्प बन करके जल उड़ करके ऊपर की तरफ जाता है। क्या जाता है, जल। किस रूप में जाता है, ये वाष्प के रूप में जाता है। किस रूप में जाता है, ये वाष्प के रूप में। और ऊपर किसका निर्माण हो जाता है, बादलों का। किसका निर्माण हो जाता है, ऊपर हो जाता है बादलों का निर्माण। और फिर इसी बादल से क्या होती है, वर्षा होती है। फिर इसी बादलों से क्या होती है, फिर इन्हीं बादलों से वर्षा होती है, और उसी को हम समझ गए हैं। ठीक है, इन्हीं बादलों से फिर क्या होती है, वर्षा। बात आपके समझ में आई होगी। इतनी अच्छी तरीके से मैंने डायग्रामेटिकली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, यही जलवाष्प अनुकूल परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी होती है, अनुकूल परिस्थितियाँ यानी कि जब अच्छी मात्रा में तापमान हो, तब बर्फ़ ओले के रूप में ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। ठीक है, अब देखिए, जिसकी कुछ मात्रा, अच्छा, पृथ्वी पर गिरा हुआ जल महासागरों में पहुंचता है। किसी न किसी प्रकार से वो महासागरों में पहुंच ही जाता है, जिसकी कुछ मात्रा धरातल और पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। फिर इन सभी से ये जल वाष्पीकृत होकर के कहाँ पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। फिर क्या होती है, वर्षा होती है। सिंपल सी बात है। देखिए, ये मान लीजिए कोई बादल है, ठीक है, इस बादल से हुई, क्या हुई है, इस बादल से हुई है वर्षा। क्या हुई है, वर्षा हुई है। अब जब इस बादल से वर्षा हो गई, तो वर्षा होने के बाद पानी कहाँ गया, एक तो मान लीजिए ये हो गया धरातल, दूसरा मान लीजिए ये हो गया पेड़ पौधे, और तीसरा क्या मान लेते हैं हम, तीसरा मान लेते हैं हम ये महासागर, इसमें चला गया पानी। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये महासागर है। क्या है ये, महासागर, ये महासागर है। और ये क्या है, पेड़ पौधे, और ये क्या है, ये है हमारा धरातल। ठीक है, इनके द्वारा ये अवशोषित कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ तो इन्होंने रख लिया अपने पास, लेकिन यहाँ बह करके नदियों के माध्यम से किधर चला गया, महासागरों में चला गया। किसी न किसी माध्यम से महासागरों में चला गया। अब यहाँ जो इन्होंने अवशोषित करके रखा है, वो भी क्या है, एक कंडीशन के बाद, एक स्थिति के बाद कहाँ चला जाएगा, वापस वाष्प बन करके कहाँ चलाएगा, वायुमंडल में। और इधर से भी वाष्प बन करके किधर चल जाएगा, वायुमंडल में। अब वायुमंडल में जब वाष्प बन करके चला जाएगा, वायुमंडल में जब ये पानी वाष्प बन करके चला जाएगा, तो फिर किसका निर्माण हो जाएगा, बादलों का निर्माण हो जाएगा। और बादलों से फिर क्या होगी, वर्षा होगी। सिंपल सा मेथड है, आप इसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, फिर इस तरह से क्या हो जाती है, फिर वर्षा हो जाती है। ये बात हमने समझ ली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वर्षा होने के बाद इसी तरह यह चक्र चलता रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जल चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड के अंदर मॉडल बनाए जाते हैं, आपके ध्यान रखना। तो आप इस जल चक्र का मॉडल बना सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है इसका। ठीक है, मैंने जब बीएड की थी तो मैंने भी इसी जल चक्र को वहाँ पर पढ़ाया था, और बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको पढ़ा पाया था। आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो आर्द्रता का मापन किया जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर, इसको आर्द्रता मापी के नाम से जाना जाता है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर। देखिए, एक क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की, ये आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 में पढ़ा होगा। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, देखिए, मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठीक है, वो पदार्थ कैसा है, ठोस। कैसा है, वो ठोस है। अगर हम इसको जब गर्म करते हैं तो सामान्यतः ठोस पदार्थ पिघलता है, पिघल करके इस तरीके से बह जाता है। लेकिन अगर सामान्य परिस्थिति में वो पदार्थ पिघले नहीं और सीधे वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ चला जाए, वो पदार्थ सीधे वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ चला जाए, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। उदाहरण इसका कपूर है, सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या है, कपूर। कपूर को जब हम गर्म करते हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट वाष्प बनता है, वो गीला होकर के द्रव नहीं बनता कभी भी। ठीक है,
तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बतला दिया, ठीक है। अब देखिए वाष्पीकरण किसको कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल या ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। देखिए मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, यानी कि बर्फ़ मान लीजिए इसको, ठोस पदार्थ क्या होगी, बर्फ़, या फिर जल होगा, ये जल होगा। ये पदार्थ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित होते हैं, वाष्प में, ऊपर की तरफ चल जाते हैं। सीधे जब वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं ये, तो इसी क्रिया को वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है, वाष्पीकरण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक फैक्ट है कि स्थल की अपेक्षा, फैक्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे हम, स्थल की अपेक्षा महासागरों से अधिक वाष्पीकरण होता है। सिंपल सी बात होगा, क्योंकि महासागरों में पानी होता है, स्थलों में इतना पानी नहीं होता। महासागरों में पानी होता है इसलिए वहाँ पर धूप पड़ेगी, धूप पड़ने के साथ साथ ही वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि सर्वाधिक महासागरों में होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण सर्वाधिक महासागरों में, कौन से महासागर है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रीय महासागर। क्यों होता है, देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, महासागरों में, उसका भी रीज़न है। क्या रीज़न है गुरुजी, वो रीज़न भी बता दो। देखिए रीज़न ये है, हमने विश्व को देखा है, 3 रेखाएं होती है। कौन कौन सी होती हैं गुरुजी 3 रेखाएं, बताओ। ये देखिए, ये कर्क रेखा मान लीजिए, ये भूमध्य रेखा है, और ये कौन सी, विषुवत रेखा। तो सूर्य की स्थिति हमेशा इन तीनों रेखाओं के बीच में रहती है। तो भूमध्य सागर ये है, तो इसके आसपास जितने भी सागर हैं उन सभी सागरों में सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और जितनी ज़्यादा सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी उतना ही अधिक मात्रा में क्या होगा, वाष्पीकरण वहाँ से होगा, ठीक है। संघनन किसे कहते हैं, देखिए पहले हमने आर्द्रता पढ़ ली, फिर उसके बाद हमने वाष्पीकरण पढ़ लिया, अब होगा संघनन, अगला चरण है। पदार्थ के तरल या गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब देखिए, ये नीचे से ऊपर की तरफ जब वाष्प गया, क्या गया, ये वाष्प। अब ये वाष्प या तो गैस के रूप में गया या द्रव के रूप में गया, ठीक है, या तो द्रव के रूप में गया या गैस के रूप में गया। अब ये ऊपर जाने के बाद, ऊपर चूँकि हमने पढ़ा है सामान्यतः 165 मीटर, कितना, प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पे तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। ये पढ़ा है हमने, 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। तो हम ऊपर गए तो तापमान कम हुआ, और एक स्थिति ऐसी आएगी तापमान माइनस में चला जाएगा, हिमांक से नीचे चला जाएगा। तो जितना भी वाष्प ऊपर गया है वो सब वाष्प कैसा हो जाएगा, ठोस अवस्था में बदलने लग जाएगा। कैसी अवस्था में बदलने लग जाएगा, ठोस अवस्था में बदलने लग जाएगा। जब वो वाष्प ठोस अवस्था में बदलने लग जाएगा तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं, उसी स्थिति को संघनन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोलो, संघनन, ठीक है, संघनन के नाम से उसको जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है। संघनन किसको कहते हैं, जब गैस या वाष्प किसी एक स्थान पर जाकर के जम जाए तो उसको संघनन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सिंपल बात है, और बहुत आसान तरीके से आपके समझ में भी आ गई होगी। इसके बाद देखिए, नोट लगा के किस बात को लिखना है आपको, जिस तापक्रम पर वायु संतृप्त हो जाती है उस ताप को क्या कहते हैं, औसांक या औस बिंदु कहा जाता है। इसमें एक शब्द आया संतृप्त। संतृप्त का मतलब ये हो जाती है वायु तृप्त हो जाती है, उसमें और ज़्यादा आर्द्रता लेने की या और ज़्यादा जमने की क्षमता नहीं होती, उस वायु को संतृप्त वायु कहा जाता है। जब वायु संतृप्त हो जाती है तो उस बिंदु को औस बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उस बिंदु को, औस बिंदु कहते हैं। यदि वायु का तापमान औसांक बिंदु से नीचे चला जावे तो संघनन शुरू होने लगता है। यदि वायु का तापमान औसांक बिंदु से नीचे चला जाता है, वायु का, ठीक है, तो क्या हो जाता है, संघनन शुरू हो जाता है।
सिंपल सी बात है। इसके बाद ओस, पाला, कोहरा, इन सभी चीज़ों को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार।